नमस्कार दोस्तों। कैश कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए अब तो यही कहूंगा, इतने बेशरम मत बनिए जज साहब। पहले तो आप झूठ दर झूठ बोलते रहे कि आपके सरकारी बंगले में मिले नोट आपके नहीं थे, आपको साजिशन फंसाया गया, आपका कोई कसूर नहीं था। लेकिन अब तो 3 जजों की समिति की जांच रिपोर्ट आ चुकी है जज साहब। आपका झूठ एक्सपोज हो चुका है जज साहब। आपके बंगले से मिले नोटों से आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है जज साहब। आप ही के महकमे के 3 सीनियर जजों ने अपनी जांच रिपोर्ट में आपको कसूरवार मान लिया है जज साहब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपसे इस्तीफा देने को कह चुके हैं, फिर भी आप घड़ियाल से भी मोटी चमड़ी ओढ़कर बैठे हैं जज साहब। अब तो इस्तीफा दे दीजिए। आप ये क्यों चाहते हैं कि संसद में महाभियोग लगाकर ही, महाभियोग चलाकर ही आपको कुर्सी से हटाया जाए, वरना बेशर्मी की पराकाष्ठा लांघ कर भी कुर्सी पर बैठे रहेंगे? बेशर्मी का इतना मोटा लबादा ओढ़कर क्यों बैठे आप जज साहब? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आपको बिना महाभियोग के हटाया नहीं जा सकता? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आपको इस्तीफा देने को मजबूर नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आपकी बर्खास्तगी का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी नहीं है? हद कर दिया आपने जज साहब। इतिहास में दर्ज हो रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में यशवंत वर्मा नाम का एक ऐसा भी जज था जिसके घर में करोड़ों नोट देखे गए थे, वीडियो सबूत थे, जांच रिपोर्ट थी, लेकिन जज ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपक गया था कि हटा सकते हो तो महाभियोग के जरिए हटाओ, वरना मैं हटने वाला नहीं। मोदी सरकार अब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मॉनसून सत्र में महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है और जस्टिस यशवंत वर्मा ने साफ साफ कह दिया है, हटा सकते हो तो हटाओ, इस्तीफा देने को मैं तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, कैश कांड से कुख्यात हुए जस्टिस यशवंत वर्मा की अब यही कहानी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जस्टिस वर्मा के कैश कांड पर जो जांच रिपोर्ट आई, कुछ खबरें आई, हम लोग उस पर बात नहीं कर पाए। कुछ अखबारों में छिटपुट खबरें छपी, लेकिन न तो चैनलों पर उस तरह से चली, न ही हम जैसे लोग वीडियो बना पाए, क्योंकि माहौल कुछ दूसरा था। आज लगा कि इस घुसखोर और भ्रष्ट जस्टिस वर्मा की बात की जाए। जस्टिस वर्मा ने किस केस में किससे कितने पैसे लिए, या फिर उनके बंगले पर मिले या देखे गए करोड़ों के नोट से उनका क्या रिश्ता था, कैसे उन तक पहुंचे, नोटों के बदले उन्होंने बतौर जज क्या फैसले दिए या कैसे समझौते किए, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह साबित हो चुका है कि 14 मार्च को होली की रात जस्टिस वर्मा के घर पर जो जले अजले नोट मिले थे, दिखे थे, वो जस्टिस वर्मा के ही थे। देर रात उनके स्टोर रूम में लगी आग के बाद आग बुझाने के लिए पहुंचे दमकल कर्मियों ने बोरियों में भरे जले अजले नोटों के जो वीडियो बनाए थे, वो जस्टिस वर्मा के ही थे। दैनिक हिंदुस्तान में आज ही एक खबर छपी है, जिस खबर के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले से करोड़ों की करेंसी मिलने की जांच के लिए सीजीआई की तरफ से गठित 3 जजों की समिति ने चौंकाने वाले खुलासे किए। समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि जिस स्टोर रूम में आग लगी थी, उसमें दरवाजे से लेकर कमरे की दूसरी दीवार तक नोटों का अंबार लगा था, जो करीब 1.5 फुट ऊंचा था। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने करोड़ नोट रहे होंगे। हालांकि पक्के तौर पर पता नहीं 10 करोड़ थे, 20 करोड़ थे, 30 करोड़ थे या उससे ज्यादा, लेकिन जस्टिस वर्मा के यहां नोटों का जखीरा था और यह कैमरे में कैद हुआ था। आपको याद होगा ये वीडियो, जो सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से सार्वजनिक किया गया था। तब उस वीडियो में जले अजले नोटों का अंबार भी दिख रहा था, बोरियां भी दिख रही थी, और दमकल कर्मी सुलगते हुए नोटों के ढेर को आग से बचाने की कोशिश करते हुए भी दिख रहे थे। एक रैक पर कुछ नोटों के बंडल थे, उनको डंडे से या कुछ आग बुझाने वाली चीज से गिराते हुए भी दिख रहे थे। लेकिन बड़े ही नाटकीय ढंग से नोटों के ढेर को अगले ही दिन यानी 15 मार्च की सुबह हटा दिया गया। कमरा, स्टोर रूम साफ कर दिया गया। और यह बात दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को बताई थी। सबूत के तौर पर बंगले पर तैनात पुलिस वालों के बयान भी चीफ जस्टिस, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपे गए थे, जिन्होंने नोटों की बोरियों के गायब होने की गवाही दी थी। तब जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी लिखित सफाई में कहा था कि उनके घर पर नोटों के मिलने की बात झूठी है, उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा कहानी बनाकर अपनी सफाई पेश की थी कि कैसे उनके परिवार वालों को आग बुझाने के वक्त स्टोर रूम से दूर रखा गया और जब आग बुझा दी गई तब वहां कुछ नहीं था।
जबकि बहुत सफाई से जले अजले नोटों के ढेर को वहां से हटा दिया गया था अगली सुबह। दैनिक हिंदुस्तान के रिपोर्टर प्रभात कुमार की खबर के मुताबिक जजों की समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 14 मार्च की रात जब जस्टिस वर्मा के 30 तुगलक क्रिसेंट रोड बंगले पर आग लगी, तब उनकी बेटी समेत 17 लोग मौजूद थे। हालांकि उस दिन जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली से बाहर थे। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के उस दावे को सिरे से ठुकराया गया है जिसमें कहा गया था कि स्टोर रूम उनके परिवार के कंट्रोल में नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टोर रूम जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के गुप्त और सक्रिय नियंत्रण में था। यह बात दैनिक हिंदुस्तान ने हिंदी में लिखी। अगर मैं इसका समझूं कि अंग्रेजी में इस रिपोर्ट में जिक्र होगा सीक्रेट और कंट्रोल, एक्टिव कंट्रोल होगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जस्टिस वर्मा के यहां कहां से यह नकदी आई इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस की भूमिका पर जजों की समिति ने सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामला इतना गंभीर होने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। और आपको पता होगा कि कैश कांड के 7 दिन बाद 21 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपने के बाद पूरा बवाल मचा था। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से 23-24 पन्ने का यह दस्तावेज सार्वजनिक किया गया था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट थी, पुलिस वालों के बयान थे, वीडियो और तस्वीरें थी, साथ में जस्टिस यशवंत वर्मा की लिखित सफाई थी। उसी दिन 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 जजों की एक कमेटी बना दी थी, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरवन को शामिल किया गया था। इस बीच यशवंत वर्मा का तबादला उसी दिन जब यह कमेटी बनाई चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया, जहां से वो दिल्ली हाईकोर्ट आए थे। और ये इस मामले में वो एक्सपोज ना हुए होते तो आने वाले दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते थे, लेकिन इस कांड के उजागर होने के बाद उनके न्यायिक अधिकार उनसे छीन लिए गए। जजों की समिति ने कैश कांड की अपने तरीके से जांच की। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ से लेकर आग बुझाने वाले दमकल कर्मियों से पूछताछ की। आग लगने की खबर पाकर जस्टिस वर्मा के घर पहुंचने वाले पुलिस कर्मियों से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस के चीफ से पूछताछ की। कई सप्ताह की जांच के बाद आखिर जजों की समिति इस नतीजे पर पहुंची कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले नोटों से उनका रिश्ता है। जजों की समिति ने 3 मई को अपनी रिपोर्ट फाइनल करके 4 मई को तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के आधार पर उन्हें अपना इस्तीफा देने को कहा, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास कोई विकल्प नहीं था और चीफ जस्टिस इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। किसी भी सिटिंग जज को हटाने का एक ही रास्ता है, संसद के दोनों सदनों में महाभियोग। चीफ जस्टिस की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई। चीफ जस्टिस की तरफ से बार तत्कालीन इसलिए बोल रहा हूं कि अब संजीव खन्ना की जगह जस्टिस BR गवई चीफ जस्टिस बन चुके हैं। तो चीफ जस्टिस की तरफ से जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी गई है, प्रधानमंत्री को भेज दिया गया है। अब गेंद सरकार के पाले में है। खबरों के मुताबिक मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है सरकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि मैंने कहा, कि अब BR गवई चीफ जस्टिस का पद संभाल चुके हैं। जरा सोचिए, जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बचाव में उन दिनों जो 4 पन्ने की चिट्ठी में कहानी बनाई थी, और कुछ ऐसे भी फॉर्मर जजेज यशवंत वर्मा के बचाव में आ गए थे। कुछ एडवोकेट्स एक्टिवली उनकी पैरोकारी करने लगे थे कि वो तो निहायत ईमानदार हैं, कोई साजिश हुई है। साजिश की तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलने लगी थी, और तब भी हम जैसे लोग लगातार यही कह रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है कि जिस जस्टिस के बंगले के भीतर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती हो, उनके दर्जन भर से ज्यादा स्टाफ हो, वहां कोई बाहर का आदमी ले जाकर 5 बोरी में नोट रख दे और उसके बाद उन नोटों में आग भी लग जाए और वो नोट अगले दिन गायब भी हो जाए। ये कैसे मुमकिन है इतनी सुरक्षा के बाद? लेकिन ये थ्योरी चलती रही। उसी बीच एक खबर आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि रात को जब आग लगी थी और उनकी बेटी और उनके सचिव ने जब पुलिस को कॉल किया था, पुलिस के लोग पहुंचे थे, 5 पुलिस वाले तिलक मार्ग थाने के,
एसएचओ और इंस्पेक्टर समेत, और उसके बाद दमकल कर्मी पहुंचे थे जिन्होंने ये वीडियो बनाया था। ये भी कहा गया कि 3 मोबाइल पर यह वीडियो शूट हुआ, 2 तो इसी वीडियो में दिख रहा है, एक से शूट हो रहा है और दूसरा पीछे एक और मोबाइल कैमरा दिख रहा है। तो कहा ये खबर ये भी बाद में आई कि कोई एक रहस्यमय महिला उस रात पहुंची और जिसे पुलिस वालों ने उस स्टोर रूम तक जाने दिया। अब क्या वो महिला, क्या उसने नोट जले नोट गायब किए, कैसे गायब हुआ? अब इसमें पुलिस की भूमिका पर भी बहुत सवाल उठे कि पुलिस वालों ने अगर सब कुछ देखा, अगर पुलिस वालों ने वहां बोरियों में नोट देखे जो अब दैनिक हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक 1.5 फुट ऊंचे थे, जितने भी थे करोड़ों की करेंसी थी, तो पुलिस वालों की भूमिका क्या थी? पुलिस वालों की भूमिका को लेकर अभी जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया ये पता नहीं। होना तो यह चाहिए था कि प्राथमिकी दर्ज होती, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती और इस इन्वेस्टिगेशन में जो मनी ट्रेल है यह भी पता चलता कि पैसा आया कहां से, जस्टिस वर्मा को ये पैसे दिए किसने, किस बात के लिए दिए, और जिसने दिए उसे बदले में जस्टिस वर्मा ने क्या फायदा पहुंचाया, इसके बारे में तो अभी तक कुछ पता नहीं। कमेटी की रिपोर्ट में और क्या है इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, वो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई। ये भी आया कि एक आरटीआई की खबर आई कि आरटीआई लगाकर कहा गया कि ये जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। उस आरटीआई के आवेदन को खारिज किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित जांच कमेटी है और सुप्रीम कोर्ट के पास वो रिपोर्ट है। पुलिस की भूमिका अभी इन्वेस्टिगेशन की नगण्य है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कुछ किया नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, करप्शन का मामला है, गिव एंड टेक का मामला है, क्विड प्रो को का मामला है, ये अभी जांच का विषय है। सवाल ये भी बहुत सारे लोग कह रहे थे या पूछा जा रहा था कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जैसे बाकी मामलों में होता है वैसे इस मामले में अब तक क्यों नहीं हुआ। अब महाभियोग की बात है, महाभियोग का इतिहास है कि अब तक इस देश में जितने बार भी महाभियोग लगे हैं या महाभियोग संसद में पेश हुआ है, कभी कोई जज महाभियोग से हटा नहीं। उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बारे में बताने से पहले इतना बता दूं कि अभी भी वक्त था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता और देश के सामने पूरी स्थिति आती कि ये पैसे किसने दिए, किस बात के लिए दिए। जो जिसने दिया, आप जानते हैं घूस लेना और देना दोनों अपराध है। लेने वाला भी पकड़ा जाए, देने वाला भी पकड़ा जाए, और न्यायिक व्यवस्था में किस तरह से करप्शन है यह भी सामने आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप देश भर में न्यायपालिका को सर्वोच्च अधिकार है, वही फैसला, न्यायपालिका ही फैसला, न्यायिक जज ही फैसला करते हैं हर मामले में, लेकिन अगर कोई जज उस दायरे में आ जाए कि उनके घर पर ऐसे करोड़ों के नोट मिल जाए जो खुद को बेकसूर कहते रहे और उसके बाद जजों की कमेटी ही उन्हें कसूरवार मान ले और उसके बाद भी वो जज बैठा रहे अपनी कुर्सी पर कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो ये सवाल व्यवस्था का है, सवाल भरोसे का है, सवाल जनता के कॉन्फिडेंस का है। लेकिन ऐसी ही वैधानिक व्यवस्था है कि जज को ऐसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन एफआईआर दर्ज करना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जांच रिपोर्ट में जो कुछ भी आई या आगे जांच में आए उसको सार्वजनिक तौर पर देश के सामने रखना, यह भी एक काम है। पारदर्शिता तो हो, क्योंकि ये सवाल जजों पर उठते रहे, जजों के आचरण पे, जजों न्यायपालिका में करप्शन के। लेकिन ये आरोप लगाना आज की तारीख में कितना जोखिम भरा काम है, तुरंत अवमानना का मामला हो सकता है। लेकिन यहां तो सब कुछ सबूत के साथ सामने है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की जा चुकी है। प्रधानमंत्री इस बारे में कैबिनेट में विचार विमर्श के बाद कानून मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने को कह सकते हैं। और अब किसी भी जज को हटाने के लिए, चाहे हाईकोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके तहत राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए और लोकसभा में पेश करने के लिए 100 सांसदों का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होना चाहिए। जब प्रस्ताव 2/3 मतों से पारित हो जाता है तो लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति चीफ जस्टिस से एक जांच समिति गठित करने का अनुरोध करते हैं। जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई सिटिंग जज हो सकते हैं, हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस का होना अनिवार्य है और कोई एक न्यायविद, जूरिस्ट हो सकते हैं। यह जांच समिति आरोपी जज के खिलाफ चार्जेज फ्रेम करती है और इस दौरान पूरी सुनवाई होती है। आरोपी जज को अपना पक्ष रखने, अपना बचाव के लिए साक्ष्य पेश करने का मौका दिया जाता है। यह समिति अगर इस नतीजे पर पहुंचती है
कि आरोपी जज कसूरवार है तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर संसद की आगे की कार्यवाही होती है। सदन में जांच समिति की रिपोर्ट रखी जाएगी और 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव अगर पास हो गया तो संसद में पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। चूंकि राष्ट्रपति जज की नियुक्ति करती हैं या करते हैं, अभी द्रौपदी मुर्मू हैं इसलिए मैंने कहा करती हैं, इसलिए उनके आखिरी अप्रूवल से ही जज को हटाया जा सकता है। अगर इतिहास देखें तो अब तक 5 बार जजों के खिलाफ महाभियोग की शुरुआत तो हुई है, लेकिन किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सके। खास बात यह भी है कि अगर वो जांच समिति ये मानती है कि आरोपी जज के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है महाभियोग चलाने के लिए या उनके रिमूवल के लिए, तो फिर संसद में उनकी रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग की कार्रवाई आगे शुरू नहीं हो सकती है। अब किन जजों के खिलाफ अब तक हुआ है और क्यों नहीं महाभियोग के जरिए किसी को हटाया जा सका, शायद इसी में कुछ उम्मीद दिख रहा होगा यशवंत वर्मा को। हालांकि अगर सत्ता पक्ष चाहे, जहां बहुमत की सरकार होती है जैसे अभी है, तो हटना यशवंत वर्मा का तय है। तो अब जो एक पहली बार जो बहुत चर्चित केस था न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का 1993 में, कि सुप्रीम कोर्ट के पहले वो जस्टिस थे जिनके खिलाफ ये महाभियोग लाया गया था, उन पर आरोप लगे थे कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के दौरान उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार और कई अनियमितताएं हुई थी। उसके बाद मई 1993 में उनके खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, 16-15 घंटे तक संसद में डिबेट होने के बाद कांग्रेस के सांसदों को अपने विवेक से फैसला लेने को कह दिया गया और उसके बाद कांग्रेस ने एक तरह से मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कहा गया एआईडीएमके और 1-2 और छोटे दलों ने हिस्सा नहीं लिया और उसके बाद वो प्रस्ताव गिर गया। उसमें बड़ा दिलचस्प है, कपिल सिब्बल और एक और कोई एडवोकेट, नाम नहीं याद आ रहा है, वो जस्टिस रामास्वामी के पक्षधर वकील थे। तो ऐसी लॉबिंग हुई कि महाभियोग का प्रस्ताव इसलिए गिर गया क्योंकि कांग्रेस ने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग नहीं की। उसके बाद न्यायमूर्ति सौमित्र सेन का मामला है 2011 का, कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, उन पर भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और उनके बिहेवियर को लेकर बहुत आरोप थे। उसमें ये पहला मामला था जिसमें महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हुआ लेकिन लोकसभा में भेजा गया और लोकसभा में उस पर आगे कुछ प्रोसेस होता, वोटिंग होती, उससे पहले ही जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या जस्टिस यशवंत वर्मा महाभियोग की कार्यवाही शुरू होने के वक्त इस्तीफा दे सकते हैं? जांच समिति गठित होने के पहले इस्तीफा दे सकते हैं? क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल उसी तरह से जस्टिस पीडी दिनाकरन का मामला है 2009 में, सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इनमें भी तमिलनाडु में ज़मीन खरीदने, एक्वायर करने, आय से अधिक संपत्ति के मामले थे। राज्यसभा में 75 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर किए लेकिन सुनवाई से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये भी इस्तीफा हुआ। तो जस्टिस वर्मा क्या उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कर रहे हैं कि अगर प्रस्ताव के लिए 100 सांसदों ने लोकसभा में, 50 सांसदों ने राज्यसभा में दस्तखत करके मूव कर दिया मोशन, तब वो इस्तीफा देंगे? न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का भी मामला है, सीजेआई थे, इन पर भी आरोप लगे। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया लेकिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे खारिज कर दिया राज्यसभा के सभापति के तौर पर। उन पर आरोप लगे थे जस्टिस जज लोया के मामले में, उनके फैसले, उनकी कार्य प्रणाली को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने जिस तरह से उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसको लेकर हुआ। इसी तरह से न्यायमूर्ति एसके गांगले हैं 2015 में, इनके खिलाफ भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज, इनके खिलाफ भी इस तरह के कई आरोप थे। राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया लेकिन जांच समिति ने उन्हें दोषी नहीं पाया और प्रस्ताव गिर गया। तो अब तक महाभियोग के जरिए कोई जज हटा नहीं है। तो यशवंत वर्मा भी कुछ सोचकर जिद पर अड़े होंगे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसके पहले ट्रैक रिकॉर्ड अतीत ये है कि 2 जजों ने इस्तीफा दे दिया जब लगा कि महाभियोग के जरिए वो हट सकते हैं, उनके दिन गिनती के रह गए। तो बहरहाल अब मुद्दा ये है कि जो जज या न्यायपालिका में उच्च पदों पर बैठे लोग जो न्यायिक आचरण के लिए ऊंची मिसाल कायम कर सकते हैं, वो जज अगर इस तरह से उनके बंगले में करेंसी दिखने और करेंसी मिलने के सबूत सामने हों, सिटिंग हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय हैं, उनकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी गई जिसमें उन्होंने मांगना कि प्रथम दृष्टया इसमें मामला गड़बड़ लगता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद 3 जजों की
कमेटी ने जांच करके उन्हें कसूरवार मान लिया, तो फिर यशवंत वर्मा इस जिद के साथ कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इंतजार करते हैं कि अब सरकार का रुख और रवैया क्या होता है, क्योंकि सरकार का रवैया और रुख भी बहुत कुछ तय करता है। इसमें संदिग्ध मामला यह भी था कि 14 मार्च को होली थी, रात करीब 11:35-37 के आसपास आग लगी, 11:45 के आसपास पुलिस पहुंची कॉल पर, और अगले दिन, अगर मुझे वक्त ठीक से याद है, 15 मार्च को 4:30-4:45 के बीच दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट देवेंद्र उपाध्याय को कॉल करके पूरी जानकारी दी। अगले दिन मतलब 16-17 घंटे बाद वो लखनऊ में थे। तो रात में अगर सब कुछ हुआ, वीडियो रात में बना, पुलिस कमिश्नर को आधी रात को या सुबह सब पता चल गया होगा क्योंकि पुलिस वाले वहां गए थे, तो फिर ये 16-17 घंटे क्यों लगे? प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हुई? कौन पूरे मामले में किसको बचा रहा था? किसकी मिली भगत थी? करेंसी जो बाहर उनके घर से जले जले नोटों का जो ढेर गया, वो कैसे गया? कुछ नोट, 2-4 नोट उनके घर के बाहर, बंगले के बाहर कई दिन बाद मिले थे, वो कैसे मिले? कौन ले गया? पुलिस वालों की क्या भूमिका थी? अब ये सारे मामले में इन मुद्दों से पर्दा उठना बाकी है। संदेह के दायरे में बहुत सारी चीजें यहां पे हैं, और बचाने की कोशिशों में जो लोग, जिन्होंने नोट साफ किया या वहां उनके घर की सफाई की, उसमें कौन लोग हैं और उन लोगों की भूमिका के लिए के बारे में इस कमेटी की रिपोर्ट में कुछ लिखा गया है कि नहीं, इसके बारे में भी अभी पुष्टि नहीं है। होना तो यही चाहिए कि मुकम्मल एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पूरे मामले की जांच करे। अगर कोई नेता, मंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री, उन पर कोई आरोप लगता है, जो आरोप अदालतों में बाद में साबित भी नहीं होता, 1 मिनट में आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा लेते हो, चाहे अरविंद केजरीवाल को उठाया, चाहे हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, उनकी गिरफ्तारी हो गई, मंत्रियों की गिरफ्तारी हो जाती है। विपक्ष, खासतौर से बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी सरकार है, वही गिरफ्तार करवा सकते हैं, एजेंसियां उनके हाथ में है, तो इसलिए विपक्ष जिसके पीछे एजेंसियां होती है उनकी गिरफ्तारी होती है, जैसा कि मैंने कहा मुख्यमंत्री भी। लेकिन यहां जज, जिसके घर पर सब कुछ मिला, देखा गया, वीडियो में है, जांच समिति की रिपोर्ट है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह कहना कि अगली सुबह गायब कर दिया गया, उसके बाद भी जज साहब आराम से बैठे हैं, क्योंकि उन्हें जो अदालती विधान है उसके तहत उन्हें यह सुरक्षा कवच मिला हुआ है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता। लेकिन एफआईआर तो दर्ज हो सकती है, जांच तो हो सकती है। ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी है, मौजूदा चीफ जस्टिस की। कम से कम ये तो आदेश देते कि एफआईआर दर्ज करो और पूरे मामले की जांच करे वो एजेंसियां। बहरहाल देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। एक अपील के साथ एक नया यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है, वैकल्पिक तौर पर, कि कभी कोई अप्रिय ऐसी चीज़ हो जाए कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को कहीं से स्ट्राइक आए, कहीं से बंद कराने की साजिशों का शिकार हो जाए, तो एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म है, टीम अजीत अंजुम, मुमकिन हो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक प्लेटफॉर्म मौजूद रहे अगर हमें अपनी बात आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करते हुए किसी खतरे का सामना करना पड़ा तो। फिलहाल नमस्कार।